हेलो दोस्तों, लव विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। आज की क्लास जो है हमारी द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 से रिलेटेड है। बहुत सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब तक उसको नहीं समझेंगे हम सेक्शन पर स्विच नहीं कर सकते। इसलिए आज की क्लास में हम सारी की सारी वो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे जो आने वाली क्लास में जो भी सेक्शन होंगे सेक्शन के अंदर यूज होने वाली है, ताकि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सके। तो बहुत बेसिक, बहुत ईजी है, हालांकि लेंथी है लेकिन बहुत ईजी एक्ट है। आप बस इस क्लास पर फोकस कीजिए। अपने जो आईसीआई मॉड्यूल में ये वाला जो एक्ट दे रखा है उसको ओपन कर लीजिए और उसके साथ साथ इस क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाइए फ्रेंड्स, कोई भी एक्ट होता है जैसे द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का एक्ट है, किस मिनिस्ट्री ने इसको बनाया? तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का नाम है जिसने इसको बनाया। तो फ्रेंड एक चीज और याद रखिए, इस एक्ट की ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आई थी कि ये एक्ट हम लाने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन की डेट थी दैट इज 9 जनवरी 2007। वो रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। यट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आई थी कि इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम इसको लाने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने दी थी, लेकिन ये एक्ट जो है पास हुआ जब पार्लियामेंट में, दैट डेट इज 12 दिसंबर एंड 2008 को पास हुआ। प्रेसिडेंट की एसेंट मिली 7 जनवरी 2009 को। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो पूरे इंडिया पे ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। साथ ही साथ इसके अंदर 4 शेड्यूल दे रखे हैं जो हमें बताएंगे अलग अलग सब्जेक्ट रिलेटेड। तो वो शेड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट के इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर गिवन है कि 4 शेड्यूल दे रखे हैं। सबसे पहले देखिए इसकी प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट की जो प्रियम्बल है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये एक्ट इसलिए बनाया गया, द फॉर्मेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फॉर मैटर कनेक्टेड विद, यानी ये जो एक्ट है इससे रिलेटेड प्रोविजन को फॉर्म करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। फॉर्मेशन मतलब बनाना, रेगुलेट का मतलब होता है किस मैनर में हम उसको बनाने वाले हैं, उसके लिए ये वाला एक्ट बनाया गया। ये भी इसका परिचय है इस एक्ट का। अब दूसरी बात इसमें दे रखी है शेड्यूल की बात, कि इस एक्ट के अंदर 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल जो है वो हमें ये बताता है कि इस एक्ट के अंदर कि जो भी पार्टनर होंगे, ये है शेड्यूल 1, कि जो भी पार्टनर होंगे उनका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगा। दूसरा जो शेड्यूल है वो हमें ये बताता है कि कन्वर्जन हम किसी भी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा शेड्यूल हमें ये बताता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको भी हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चौथा शेड्यूल हमें ये बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस एक्ट को कैसे लागू करना है। ये 2 अथॉरिटी है जो हमें ये बताएंगे कि इस एक्ट को कैसे लागू करना है। ठीक है, ये 2 अथॉरिटी हैं। और ये शेड्यूल 4 है विच इज टॉकिंग अबाउट कि अनलिस्टेड कंपनी को भी हम एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था इसका परिचय। दूसरी बात आगे, नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी इस एक्ट की। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहले बिजनेस होता था ना, यानी पहले जो भी ये पार्टनरशिप बनती थी उसके लिए हम किसको फॉलो करते थे? हम जो कंपनीज एक्ट होते थे या पुराना जो पार्टनरशिप एक्ट होता था उसको फॉलो करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। भारत में बिजनेस करने के तौर तरीके भी चेंज हो रहे हैं। तो उसको जो है उसके कंपटीशन को बैलेंस करने के लिए ये जो चीजें इंक्रीज हो रही है, जो इंडिया में ग्रोथ हो रही है, भले ही इकोनॉमिक में या नए नए बिजनेस स्टार्टअप में जो लोग नए नए आइडियाज ला रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें ये एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है यहाँ पर दे रखा है कि इन ऑर्डर टू एनेबल, की क्यों जरूरत पड़ी इसकी, यहाँ पर एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी, इन ऑर्डर टू एनेबल। 2 टर्म यहाँ पर दे रखी है। एक यहाँ पर दे रखा है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के लिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यानी जो प्रोफेशन में माहिर है। और दूसरा यहाँ पर दे रखा है इंटरप्रीन्यूरियल इनिशिएटिव, इंटरप्रीन्यूरियल इनिशिएटिव यानी नए नए आइडिया के साथ जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए आइडिया के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको एक्सपर्ट बनाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में सारी वो चीजें हैं कि कोई भी पार्टनरशिप जो है वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। सेम ही कंपनी का है, उसमें कंपनी थी वो, उसमें जो है मेंबर ज्यादा होते हैं, अथॉरिटीज ज्यादा होती हैं, और जो वहां पर जो है उसका एक अलग कंसेप्ट था। वहां पर हम क्या करते थे, सिक्योरिटीज की बात करते थे। यहाँ पर पार्टनरशिप होगी 2 पर्सन में मिलकर वो बिजनेस
बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब इस एक्ट में मेंशन है। तो ये आगे इसकी नीड की मतलब नीड में आ गया कि ये क्यों जरूरत पड़ी, नए आइडिया को लाने के लिए, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको उनके ही बिजनेस में एक्सपर्ट बनाने के लिए, ठीक है, इस एक्ट को लाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, एलएलपी किस तरह की है, कह रहा है कि एलएलपी एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का मतलब है कि जैसे कंपनी जो होती है ना, कंपनी को हम रन करते हैं, कंपनी को ऑपरेट करते हैं, उसी तरह से एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी क्या है, एक तरह से वही बिजनेस व्हीकल का काम करती है। ये बेनिफिट देती है लिमिटेड लायबिलिटी का, अपने मेंबर को अलाउ करती है कि वो अपनी ही अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करें, फ्लेक्सिबल बनाएं, जो पार्टनरशिप के बेस पे हो। दूसरा, सर्विस प्रोवाइड करती है हर एनी काइंड की, जैसे वो साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो या डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, कमर्शियल इफिशिएंट व्हीकल सूटेड हो। तो यहाँ पर ये एलएलपी के जो है बेनिफिट्स हमें दे रखे हैं कि एलएलपी का क्या फायदा है, क्या ये लोगों को, मेंबर को क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट, यहाँ पर जो दे रखा है दैट इज इसका मीनिंग एंड कंसेप्ट क्या, नीड आपको पता चलेगी। अब आ जाइए मीनिंग एंड कंसेप्ट पे। देखो फ्रेंड्स, एलएलपी क्या है, एक नई फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है। इसकी भी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। हमने पढ़ा था कंपनी भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ज्यादा कंपनी एक्ट से रिलेटेड नहीं करेंगे वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये उसमें क्या था उसमें क्या है, वो एक अलग एक्ट है। जस्ट आपको मेमोराइज कराने के लिए कंपेरिजन किया जा रहा है कि जैसे कंपनी भी लिमिटेड बाय लायबिलिटी होती है, उसी तरह से पार्टनरशिप भी लिमिटेड बाय लायबिलिटी है। एक तरह से ये नई फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है, लीगल बिजनेस करने का एक नया ढांचा है, ठीक है। अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, नॉट ओनली गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, बल्कि लो कॉस्ट पर अलो करती है अपने पार्टनर को कि वो ऑर्गेनाइज करे इंटरनल स्ट्रक्चर को जैसे कि एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होनी चाहिए। मतलब ये है कि सिर्फ बेनिफिट नहीं देती है कि लिमिटेड लायबिलिटी है, बल्कि कॉस्ट भी लो होती है और अपने मेंबर को फुल छूट देती है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरनल जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर का ढांचा जैसा भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है इसको, और ये इटसेल्फ लायबल होगी फुल एक्सटेंट ऑफ इट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस पार्टनरशिप के अंदर जो भी मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। इसीलिए अगर इसको किसी की देनदारी बनती है, अगर किसी को यहाँ पर किसी का ये क्रेडिटर बनती है एलएलपी, तो एलएलपी पूरे अमाउंट के लिए एलएलपी यहाँ पर लायबल होगी फुल एक्सटेंट तक। मतलब जो भी एसेट्स हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए लायबल कौन होगा, एलएलपी होगी, बिकॉज मेंबर एंटर इन दिस पार्टनरशिप विद देयर लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर और जो नेक्स्ट चीज दे रखी है कि इसके अंदर यानी एलएलपी क्या है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दे रखा है कि एलएलपी जो है ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, दो चीजों का, एक तो है कंपनी का, और प्लस यहाँ पर दूसरी चीज क्या दे रखी है, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का। अब कैसे ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ना ही सारे ही जो रूल्स रेगुलेशन है कंपनी के फॉलो किए जाते हैं, ना ही सारे पार्टनरशिप के किए जाते हैं, कुछ कंपनी के किए जाते हैं, कुछ पार्टनरशिप के किए जाते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन कहा गया। अब कंपनी की कैसे है, कंपनी का और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन तो है। कंपनी की तरह इसलिए कहा गया क्योंकि कंपनी की तरह इसके पास लिमिटेड लायबिलिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी है। और अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप की तरह इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और पार्टनर बेस्ड मैनेजमेंट है, क्योंकि कंपनी के अंदर कंपनी को मैनेज करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर होता था, डायरेक्टर होते थे, और भी अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी तो कोई भी कमेटी बना ली जाती थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर ही क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है सेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए अब हमारी डेफिनेशन आ गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं एक यहाँ पे आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से आप इसे पढ़िएगा। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 का ए यानी पहली डेफिनेशन, और ये जो है यहाँ पर सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी वे में और 1 बाय 1 हम 1 लीनियर लाइनर की फॉर्म में हम इसको समझने वाले हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एड्रेस, पहली डेफिनेशन है एड्रेस। तो एड्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है फ्रेंड, जो भी इस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है उसका पूरा नाम होना चाहिए, उसका रेजिडेंस कहाँ पे है, उसका एड्रेस होना चाहिए जब वो यहाँ पे पार्टनर बनेगा इस पार्टनरशिप के अंदर। दूसरी बात, अगर कंपनी है, मान लो कंपनी है, पर्सन नहीं है, फिजिकल एंटिटी नहीं है, लीगल एंटिटी है, तो कंपनी का रजिस्टर एड्रेस कहाँ है वो हमें
पता होना चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात। एड्रेस के अंदर अगर कोई भी, अगर कंपनी जो पार्टनरशिप जो है वो कॉर्पोरेट पार्टनरशिप है, मतलब कंपनी है, लीगल एंटिटी है, तो उसका लीगल एंटिटी का नाम और उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पर है। अगर कोई भी पर्सन है यहाँ पे पार्टनर, तो उसका नेम और एड्रेस क्या है वो मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है देखो 2 का सब क्लोज 1 का डी दे रखा है। अब डेफिनेशन डी क्यों आई फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया लिमिटेड टाइम है हमारे पास, जो जो रेलिवेंट टर्म है जस्ट उस पर फोकस करेंगे। एग्जाम सेंट्री का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो कम टू द पॉइंट, 2 का सब क्लोज 1 उसका डी, टॉकिंग अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट हमने इतना पढ़ा कंपनी लॉ के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी कंपनी, इसको कंपनीज एक्ट में भी, ये इसका मतलब है कंपनी, इसको कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 2 के सब क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कि कंपनी, जो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है, और जो एलएलपी है रजिस्टर हो रही है इस एक्ट के अंदर, उसको भी कंपनी बोला जा सकता है। अगर एलएलपी बाहर कहीं रजिस्टर हो रही है उसको भी कंपनी बोला जाएगा, और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया उसको भी कंपनी बोला जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी होता है, और कंपनी के अंदर क्या क्या आ रहा है, कंपनी इंक्लूड्स का मतलब, और इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर दे रखा है एलएलपी, भले ही इंडिया में और इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर आउटसाइड इंडिया हुई है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अगर कोई कंपनी भी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 का डी। अब यहाँ आ जाइए, लेकिन इसके अंदर कोई भी कॉर्पोरेशन अकेली जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन है, अगर कोई भी कॉर्पोरेशन सोल है, मतलब अकेली कोई भी कंपनी है, वो यहाँ पर नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पार्टनरशिप की, मतलब 2 लीगल एंटिटी मिलकर बिजनेस करने वाली हैं, तो अकेली कंपनी को हम यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, मींस उसको एलएलपी नहीं बोलेंगे। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर है किसी भी लॉ के अंदर, उसको भी हम यहाँ पर जो है एलएलपी की पार्टनरशिप के अंदर मेंशन नहीं करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि और कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि और किसको हम बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो वहां तक सीमित रहेगा उसका मीनिंग। अब आ जाइए 2 का सब क्लोज 1 का ई, यहाँ पर आ गया। ई में डेफिनेशन दे रखी है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब हो गया कोई भी ट्रेड है, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी बिजनेस है, हम कंपनी बना रहे हैं, किससे रिलेटेड बना रहे हैं। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर उसको, ऑफिशियल गजट के अंदर उसको एक्सक्लूड किया गया, तो हम उसको बिजनेस या ट्रेड नहीं मानेंगे। समझ में आ गई। बिजनेस का मतलब क्या होता है आप समझ ही सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीए कौन होता है, जो सीए इन प्रैक्टिस होता है, ठीक है, ये भी आपको पता ही है, इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ाया है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, सीए की डेफिनेशन 2 के सब क्लोज 1 के एफ में दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है फ्रेंड, देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है, जो भी इसका मतलब होता है उसको हम सेक्शन 7 में रीड करेंगे। ओवरव्यू आपको दे दूं, वैसे क्या होता है, कोई भी जो कंपनी जो है पार्टनरशिप है उसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, यानी 2 पर्सन से मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई अनेबल है तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा, किसको वो डेजिग्नेशन दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर। उसके बारे में और हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स 2 के सब क्लोज 1 के जे में मेंशन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की। अब आ जाइए एंटिटी। एंटिटी कहाँ मेंशन दे रखा है, 2 के सब क्लोज 1 के में मेंशन है एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जिस जिसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया है उसको भी एंटिटी कहेंगे। और डेप्थ में जाने के लिए हम इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं, उनको हम आगे रीड करेंगे, जैसे 18, 46, 7, 8, 9, 50, ठीक है। अब आ जाइए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर भी मैंने आपको कंपनी लॉ के अंदर समझाया था, इसके अंदर एक ही रेलिवेंट पॉइंट है, फाइनेंशियल ईयर वही जो 1 अप्रैल करंट ईयर से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक होता है। लेकिन फ्रेंड्स एलएलपी के केस में कहा गया कि अगर मान लो एलएलपी जो है इस ईयर के सितंबर में, अक्टूबर में कभी भी फॉर्म हुई है, इस ईयर के सितंबर में, अक्टूबर में कभी भी फॉर्म हुई है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलएलपी है उसके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक स्पेशल रूल है कि एलएलपी कब भी इनकॉर्पोरेट हुई हो उसका एंड जो होगा, कंप्लीट होगा, वो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तो होगा। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा एलएलपी का, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, वो लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है फर्स्ट एलएलपी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गई। जब भी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन से इसका जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट माना जाएगा, इनकॉर्पोरेशन से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट माना जाएगा, लेकिन वही रहेगा वही 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया फॉरेन एलएलपी 2 का सब क्लोज 1 उसका एम।
ये क्या कहता है, फॉरेन एलएलपी के बारे में सिंपल सी बात है, जो एलएलपी आउटसाइड इंडिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है। एलएलपी क्या होता है इसी के बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, टू का सब क्लोज एंड में मेंशन है। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि ये डेफिनेशन कौन से सब क्लोज कौन से सेक्शन में मेंशन है, इसलिए इसको इसी की क्लास लूंगी आज, ताकि इसी तक ही आपका माइंड जो है सेव रहे, माइंड में सब चीजें फिक्स हो जाए, फीड हो जाए। आगे हम सेक्शन पर कल स्विच करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर देख लेना, जरूर इसको रट लेना, फिर आगे के सेक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अब आ जाइए, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टू का सब क्लोज वन उसके ओ में डेफिनेशन दे रखी है एलएलपी एग्रीमेंट की। इसका मतलब होता है पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट बनता है। अब देखो, एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कैसे बनेगी पार्टनरशिप, एग्रीमेंट होगा, किन के बीच में होगा, जो भी पार्टनर होंगे। कितने पार्टनर होने चाहिए, मिनिमम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर 2 पार्टनर होने चाहिए। उनके बीच में एग्रीमेंट बनेगा कि दोनों के म्यूचुअल राइट्स होंगे, दोनों की म्यूचुअल ड्यूटीज होंगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर दे रखा है कि फर्स्ट शेड्यूल शेल बी एप्लीकेबल होगा। मैंने यहाँ पे बताया था ना, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कि जो भी पार्टनर होंगे उनके म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज होंगी, तो इसके ऊपर वो भी अप्लाई होगा। अब आ जाइए यहाँ पर टू का सब क्लोज वन उसका पी, टू सब क्लोज वन एंड पी। यहाँ पर दे रखा है नेम किस बारे में, यहाँ पर दे रखा है कि अगर इन रिलेशन टू ए पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है कि नेम, जो भी पार्टनर होंगे उनका नेम क्या है, उनका सरनेम क्या है, उनका मिडिल नेम क्या है, ये भी मेंशन होना चाहिए। दूसरा, ये बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो उनका रजिस्टर नेम है वही मेंशन होना चाहिए। सीधी सी बात है, जो भी पार्टनर होगा भाई उसको अपने नाम की डिटेल देनी पड़ेगी, सरनेम मिडिल नेम जो भी है। अब आ जाइए यहाँ पर पार्टनर टू का सब क्लोज वन उसका क्यों हमें बताता है पार्टनर कौन होगा, तो जो भी एग्रीमेंट करेगा वही एलएलपी का पार्टनर होगा। जिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, जो ये कहेंगे कि ठीक है जो मेरे राइट है वो तेरे राइट है, जो तेरे हैं वो मेरे हैं, जो दो लोग मिलकर एलएलपी एग्रीमेंट करेंगे वही आपस में क्या हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 का क्यू। आरडी यहाँ पर मैंने लिखा है रीजनल डायरेक्टर। आरडी का मतलब क्या है, रीजनल डायरेक्टर, जिसको पावर दी गई होती है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट की। जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरत है, जाकर इस बंदे से मिल लो, इसने परमिशन दे दी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि रजिस्ट्रार कौन होता है, इसके बारे में भी हमने कंपनी लॉ के अंदर बहुत बार पढ़ा है। तो रजिस्ट्रार भी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रजिस्ट्रार है वो एडिशनल भी हो सकता है, ज्वाइंट भी हो सकता है, और डिप्टी भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है, तो कई तरह से हो सकता है। ठीक है, ये आ गया हमारा रजिस्ट्रार। स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है सेक्शन 2 का सब क्लोज 1 का TA डेफिनेशन वेयर इज मेंशन सेक्शन 2 सब क्लोज 1 उसका TA। स्मॉल एलएलपी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डजंट एक्सीड 25 लाख रुपीस या सच हायर नोट। कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, जो एलएलपी का मतलब होता है, स्मॉल एलएलपी का मतलब होता है ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, यानी इसके अंदर जो पार्टनर है कंपनी के, सॉरी पार्टनरशिप के, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कितना होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या रखा है कि 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 लाख से ज्यादा, नॉट मोर, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है तो मैक्सिमम 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई, इससे मोर जो है नहीं होना चाहिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करती है तो स्मॉल एलएलपी के केस में। दूसरी बात यहाँ पर दे रखी है टर्नओवर। टर्नओवर पता होगा ना, कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत बड़ा हमने पढ़ा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए व्हाट इज अबाउट टर्नओवर। तो यहाँ पर दे रखा है अगर टर्नओवर की बात करें पार्टनरशिप के, तो वहां पर उसका टर्नओवर भी 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर दे रखी है कि टर्नओवर जो है वो भी 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करता भी है तो वो जो है फिर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाइए ट्रिब्यूनल पे। एनसीएलटी ट्रिब्यूनल जो यहाँ पर काम करेगा, ट्रिब्यूनल का कोई भी मैटर होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा, एनसीएलटी के पास जाया जाएगा। और एनसीएलटी के लिए पढ़ने के लिए आप कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 408 को रेफर कर सकते हो पूरी इसकी डिटेल को समझने के लिए। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसको हमने रीड किया है। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट।
अब जिन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की जा रही है फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इसको समझेंगे। ये 10-15 टर्म्स हैं, ये भी समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेंशन है एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको वैसे डेफिनेशन में भी समझा दिया क्योंकि डेफिनेशन भी ये टर्म आई थी, फिर भी समझिए। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के डी में जो मेंशन है उसी को ही हम बोलेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड therefore any change in the partner of the LLP shall not affect the existence, right or liability of the LLP। यहाँ पर कह रहा है कि LLP is a body corporate का मतलब ये भी है किसका काम करेगी, कंपनी का काम करेगी। अगर यहाँ पर पार्टनर के अंदर कोई भी पार्टनर यहाँ पर चेंज होता है, एनी चेंज इन दी पार्टनर्स, एनी चेंज कोई भी चेंज होता है अगर पार्टनर्स के अंदर, तो यहाँ पर जो भी राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी है, राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई। और ये क्या है, एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये है हमारी पहली टर्म इंपॉर्टेंट। सेकंड यहाँ पर दे रखा है प्री परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कुछ भी ऊंच नीच अप एंड डाउन आ रहे हैं, ये ऐसी की ऐसी चलती रहेगी, रनिंग कंडीशन में रहेगी, हमेशा की तरह कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहेगी, भले ही किसी पार्टनर की। देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस, ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस, हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी, भले ही किसी की डेथ हो जाए, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कोई भी एक्सेप्शनल इश्यू हो जाए, तो ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस में रहेगी। तीसरी बात सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर अगर कंपनी के अंदर एलएलपी जो है लायबल होगी फुल एक्सटेंस तक, यहाँ पर क्योंकि पार्टनर जो है वो एंटर करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के साथ, इसलिए एलएलपी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब सारी जिम्मेदारियां इसकी हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एसेट्स हैं, किसी को बाय करना है, सेल करना है, सारी लायबिलिटी किसकी होगी, फुल एक्सटेंट तक एलएलपी की होगी। लायबिलिटी ऑफ एलएलपी फुल एक्सटेंट। समझ में आ गई इतनी बात, ये थी नेक्स्ट टर्म। अब आ जाइए म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स कि कोई भी पार्टनर लायबल नहीं होगा इंडिपेंडेंट किसी भी अनऑथराइज एक्शन ऑफ दी अदर पार्टनर के। देखिए जो भी यहाँ पर दे रखा है, पहले समझिए हेडिंग है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जो भी एलएलपी होगी ना उसके अंदर पार्टनर के म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी तो होंगी, हर पार्टनर के सेम जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, राइट एंड ड्यूटीज जो है वो तो सेम होगी, लेकिन लायबिलिटी सेम नहीं होगी। अगर किसी और पार्टनर ने कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन किया तो वो इंडिविजुअल ही लायबल होगा और कोई पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एलएलपी एग्रीमेंट। ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन क्लॉज में समझा चुकी हूँ एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दे रखा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो जब भी नाम को रजिस्टर कराना होगा तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है वो नाम लिखेंगे और साथ के साथ उसके रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस देंगे। अगर कोई फिजिकल पर्सन है तो उस पर्सन का नाम और उस पर्सन का एड्रेस दिया जाएगा। इसको हम इसलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और कॉमन सील यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रेडी किए जाएंगे तो यहाँ पर जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी उसकी अपनी कॉमन सील होगी, हर डॉक्यूमेंट पर वो जो है सील लगाई जाएगी। तो यहाँ दे रखा है कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है अपने पार्टनर के थ्रू अगर एक्ट करता है या फिर उसको जो है उसका पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर के थ्रू कोई भी एक्ट करता है तो उनकी अपनी कॉमन सील होगी। और ये भी कह रखा है कि सील होगी, लेकिन सील होना जरूरी नहीं है, एलएलपी के पास सील होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो तो भी कोई इशू नहीं है। इट शैल रिमेन कस्टडी ऑफ द सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। अगर सील है भी तो वो जो भी कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसकी कस्टडी में रखी जाएगी और जब भी अफिक्स की जाएगी वो कम से कम भी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के सामने की जाएगी। फिर से समझिए, कॉमन सील का यहाँ पर मतलब है कि जब भी कंपनी बनेगी, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप जब भी बनेगी उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनके ऊपर सील लगानी नेसेसरी तो नहीं है। येट अगर पार्टनरशिप के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास कोई कॉमन सील है तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कस्टडी में लगेगी, कस्टडी में रहेगी और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनकी प्रेजेंस में लगाई जाएगी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो है हमेशा लिमिटेड रहेगी। एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी जब पार्टनर बने उस टाइम पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन एग्री हुआ कि कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आती है तो हम इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उतना ही किया जाएगा, भले ही वो कॉन्ट्रीब्यूशन टेंजिबल या इनटेंजिबल नेचर किसी में भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टर्म दे रखे दैट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस।
मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है कि जो भी पार्टनर होंगे एलएलपी के वही इंटाइटल होंगे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लीगल कंप्लायंसेस के लिए। यानी कोई भी स्टैच्यूटरी या लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, अदरवाइज फर्म को मैनेज करने का काम कौन करेगा, जो भी वहां पर उसके पार्टनर होंगे। दूसरा यहाँ पर दे रखा है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पर दे रखा है कि मिनिमम जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम जो है 2 मेंबर हो सकते हैं, यानी 2 पार्टनर हो सकते हैं, और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी, मैक्सिमम नो लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है एलएलपी की वो ये है कि विद ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट करने के लिए जो है ये बनाई जाएगी। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है उसका मोटिव क्या होगा, अर्न प्रॉफिट। किसी भी चैरिटेबल या फिर किसी भी ट्रस्ट के लिए जो है ये फर्म नहीं बनाई जाएगी, किसी भी चैरिटेबल काम के लिए या किसी भी ट्रस्ट के लिए ये नहीं बनाई जाएगी। अगर यहाँ पर किसी भी टाइम अगर इस पार्टनरशिप की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जब भी उसको लगेगा, या फिर वो अपने द्वारा किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना है, एग्रीमेंट करना है मर्जर के केस में या एमलगमेशन के केस में, वो भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं मर्जर से रिलेटेड या एमलगमेशन से रिलेटेड, वही फॉलो किए जाएंगे। अब है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कन्वर्जन कर सकते हैं हम प्राइवेट कंपनी को फर्म को एलएलपी के अंदर, और ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होंगे डिलीवर किए जाएंगे विद इन यहाँ पर कंप्यूटर से रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, उनको डिलीवर और ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द ऑथेंटिकेटेड पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि जो भी फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ही फॉर्म होगी, इनकॉर्पोरेट होगी और रजिस्टर होगी आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका बिजनेस प्लेस क्या होगा, वो इंडिया के अंदर होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, नीड क्या है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो ये कहता है कि इसकी एडवांटेज क्या है, किसकी एडवांटेज ऑफ एलएलपी, एडवांटेज ऑफ एलएलपी क्या है, तो इसको समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि एलएलपी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल है। एलएलपी क्या है, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल है, और ये ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। कैसी बनती है एलएलपी, एग्रीमेंट के बेस पे बनती है। दूसरी बात ये कहता है, देखो एक तो एडवांटेज है कि ये जो है एग्रीमेंट के बेस पे बनती है, इसके अंदर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बेस्ड फॉर्म होती है। सेकंड यहाँ पर जो दे रखा है इसकी वो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, यानी अपने पार्टनर को ये इम्यूनिटी देती है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हैं। तीसरी बात, इजी टू फॉर्म, आसान है इसको बनाना, कोई इसके अंदर जो है रुकावट नहीं है, इजी टू फॉर्म। सभी पार्टनर जो है यहाँ पर जो भी पार्टनर है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पहले से ही फिक्स होती है, भले ही नुकसान ज्यादा है या कम, इनकी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी, ये उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब चाहो इसको डिसॉल्व किया जाता है, इजी टू डिसॉल्व, क्योंकि मिनिमम हमें 2 मेंबर चाहिए, अगर एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यहां तक हमने पढ़ा, डेफिनेशन का सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 2 बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मिली। अब यहाँ पर आ जाइए सेक्शन 5 के ऊपर। देखिए सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 13, 14, 15 तक आज हम इसके सेक्शन को रीड करेंगे, बाकी सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फटाफट से आ जाइए सेक्शन 5 टॉकिंग अबाउट पार्टनर। कौन होता है पार्टनर, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पार्टनर कौन होता है, लेकिन कौन पार्टनर नहीं होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन 5 के अंदर पार्टनर कौन होता है, यू नो वेरी वेल कौन नहीं होगा। अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है वो भी पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कहीं से भी वो ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर उसने जो है कोई एप्लीकेशन लगाई गई है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसको हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। अनडिस्चार्ज अनसाउंड माइंड का मतलब होता है पता नहीं, वो आधा टाइम साउंड माइंड रहता है, आधा अनसाउंड माइंड रहता है। ऐसे पर्सन को भी बिल्कुल पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, जिसको कुछ याद ही ना रहे कब क्या उसकी जो है यहाँ पर उसकी जो है फिजिक्स चेंज होती रहती है। ठीक है। मतलब आधा टाइम वो साउंड माइंड में है, आधा टाइम अनसाउंड माइंड,
उसको भी नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन ने यह साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन लगा रखी है कि वो जो है अनसाउंड माइंड नहीं है, तो जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती या फिर अनसाउंड माइंड से रिलेटेड एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब तक हम उसको जो है पार्टनर नहीं बनाएंगे। सेक्शन 5 जस्ट हमें इतना ही बता रहा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेक्शन 6 हमें बताता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मैंने आपको पहले ही बताया मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है हमारे पास 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 6 हमें यही बता रहा है। और इसके अंदर अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो देखिए, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। कह रहा है कि एलएलपी अगर मान लो 2 से रिड्यूस हो जाती है, मैंने आपको जैसे ही पहले बताया इसको इजी टू डिसॉल्व है, अगर आपके 2 मेंबर से कम हो जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो भी आपके पास 6 मंथ का टाइम रहता है कि आप उसको फटाफट से मैनेज करो। वैसे तो क्या होता है कि वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस एक्ट के अंदर आपको 6 मंथ का टाइम पीरियड दे रखा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर क्या कीजिए, आप इसको मैनेज कीजिए। कोई दूसरा पार्टनर अगर कोई बनना चाहता है तो वो मेंशन कीजिए, अदरवाइज उस अकेले पार्टनर की वजह से कोई भी अगर उस पार्टनरशिप में किसी पर्सन के लिए जो है लायबिलिटी बनती है तो वो अकेला पार्टनर क्या होगा, लाइबल होगा। समझ में आ गया? 6 महीने तक का टाइम है, 6 महीने तक की उसको इम्यूनिटी है एक पार्टनर को कि चाहे तो फटाफट से पार्टनरशिप अपनी बंद कर दे, अपने ऑफिस को बंद कर दे या फिर दूसरा पार्टनर अरेंज कर ले। अदरवाइज कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में उसकी लायबिलिटी बनेगी तो उसको अकेले को पे करना पड़ेगा। अब आता है 7th में आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नियुक्त किया गया पार्टनर। अब कब नियुक्त किया जाएगा? सेक्शन 7 हमें ये बताता है हर एलएलपी के अंदर 2 जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर को हम जो है यहाँ पर नियुक्त करते हैं। कब करते हैं? हु आर इंडिविजुअल एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एलएलपी होती है वो फॉरेन एलएलपी भी हो सकती है। फॉरेन एलएलपी का मतलब है कि आउटसाइड इंडिया जो है ये फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। अब जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट या स्टेब्लिश हुई है, तो अगर मान लो उसके अगेंस्ट को क्यों बिजनेस प्लेस कौन सा है? इंडिया में, तो बिजनेस प्लेस इंडिया में किसी भी नोटिस की डॉक्यूमेंट की सर्विस के लिए कोई पर्सन तो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो इसलिए वो क्या करती है, फॉरेन एलएलपी एक पर्सन को ऐसे डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है नियुक्त कर देती है जो उन सर्विस को भी रिसीव करेगा और साथ ही साथ उसका रेजिडेंट भी कहां होना चाहिए? इंडिया के अंदर होना चाहिए। समझ गए? उसी पर्सन को ही हम क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। और अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को अगर फॉरेन एलएलपी नियुक्त नहीं कर पाती तो उस एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो भी नॉमिनी होगा उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर या तो नॉमिनी हो सकता है या फिर जिसको अपॉइंट किया गया हो वो कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। अब आइए सेक्शन 8 जो है विच इज टॉकिंग अबाउट लायबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब हमने बताया कि जो भी काम होगा फॉरेन एलएलपी का, जो भी काम होगा या कोई भी ऐसी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को नियुक्त किया गया उसकी लायबिलिटी क्या होगी? सेक्शन 8 कहता है लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी? यहाँ पर दे रखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर की। तो यहाँ दे रखा है जितने भी एक्ट मैटर थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड डन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को फिल करना, रिटर्न को फिल करना, कोई भी स्टेटमेंट इशू करना, ठीक है, तो सारे काम कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट, कहता है जो भी यहाँ पर दे रखा है उसको छोड़कर डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल होगा हर उस काम के लिए। कहता है कि जो भी यहाँ पर दे रखा है उसको छोड़कर और किसी काम के लिए वो लायबल नहीं होगा। वेयर जो मेंशन है उसी के लिए लायबल होगा, जैसे कोई भी एक्ट करना, मैटर करना, थिंग्स जो भी इस पार्टनरशिप के लिए रिक्वायर्ड है करना। और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है लायबल टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज ऑन दिस फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दोस प्रोविजन। कह रहा है कि अब इसको जिम्मेदारी दे दी भाई तू संभाल पार्टनरशिप को, अगर इसको काम करने की जिम्मेदारी दे दी, काम करने की पावर इसको दे दी, तो इसके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया गया तो पेनल्टी भी किसको लगेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8। क्या हम चेंज कर सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर को? चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। यस, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपॉइंट कर सकती है नए डेजिग्नेटेड पार्टनर को, लेकिन जब वैकेंसी हो तो। अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर वहां पर अपॉइंट नहीं है तो जो भी पार्टनर वहां पर होगा सभी को क्या माना जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो क्या है, ये अलग से डेजिग्नेशन है कि वैसे तो क्या है, जो भी पार्टनरशिप है 2 मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। इसके अलावा भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है जिसको स्पेशल पावर दी जाती है कि इन जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरफ से जो भी काम है वही करेगा। अगर वो अनेबल है तो वैकेंसी फिल की जाएगी, अगर वैकेंसी भी फिल नहीं होती तो जो भी वहां पर पार्टनर होगा फिर सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया जाएगा और सबकी सेम जिम्मेदारी होंगी, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑलरेडी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है।
अब आ जाइए सेक्शन 10 पर। सेक्शन 10 पनिशमेंट देता है, किस चीज की पनिशमेंट देता है? 7 से 9 तक अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ, 7 से 9 तक किसी भी जो यहाँ पर प्रोविजन है उसका कॉन्ट्रावेंट किया तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी यहाँ पर क्या लगेगी? देखिए यहाँ पर दे रखा है द एलएलपी एंड, यहाँ पूरा पढ़ते हैं इसको। अगर एलएलपी कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है सेक्शन 7 का, यानी 2 मेंबर आपको चाहिए, आपने 2 से कम मेंबर से क्या कर दिया? पार्टनरशिप फर्म बना ली, ये भी क्या होगा? सेक्शन 7 का कॉन्ट्रावेंशन होगा। तो हर पार्टनर यहाँ पर लाइबल होगा एटलीस्ट लेस देन 2। हाँ, यहाँ दे रखा है कि जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे और उनमें से एक इंडिया का रेजिडेंशियल वाला होना चाहिए। अगर आपने सेक्शन 7 की सब क्लॉज 1 की इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो हर पार्टनर की लायबिलिटी होगी 10,000 रुपीज की, और अगर कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन करता है तो 100 रुपए पर डे। यानी यहाँ पर दे रखा है अगर आपने सेक्शन 7 का कॉन्ट्रावेंशन किया तो 10,000 यहाँ पर पेनल्टी दे रखी है। फिर भी आपने कंटिन्यू किया, ऐसा कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया जो इंडिया में रेजिडेंट है, तो आपको 100 रुपीज पर डे जब तक कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है ये पेनल्टी लगेगी। और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 1 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। 10,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक जाएगी। और यहाँ पर दे रखा है 50,000 हर पार्टनर की भी अलग से पेनल्टी होगी। 50,000 एवरी पार्टनर के लिए पेनल्टी होगी यहाँ पर अगर आप सेक्शन 7 के सब क्लोज 1 का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं। और सेक्शन 7 के सब क्लोज 4 में दे रखा है कि यहाँ पर जो है कंसेंट भी जरूरी होनी चाहिए। जिसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं वो पर्सन अपनी कंसेंट देगा कि मैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ सभी टर्म्स एंड कंडीशन से। तो उसके बाद उसकी कंसेंट जो है वो जरूर होनी चाहिए। विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के उसकी कंसेंट लेनी जरूरी है। अगर आप वो कंसेंट भी नहीं लेते हो तो यहाँ पर भी आपको 5,000 की पेनल्टी, यानी मैंने यहाँ कीवर्ड लिख दिया कंसेंट से रिलेटेड, 5,000 रुपीज पेनल्टी। अगर कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन तो 100 रुपीज पर डे पेनल्टी। और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 50,000 रुपीज पेनल्टी। और इंडिविजुअल पार्टनर के लिए 25,000 पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में जो है आपके नोट्स के अंदर दे रखा है। और अगर आप सेक्शन 9 का भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी। आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। सेक्शन 11 टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का मतलब है यहाँ पर कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड एट रजिस्ट्रेशन के लिए इस दी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेट होने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, वो क्या है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। और वो क्या माने जाते हैं? रेलिवेंट माने जाते हैं। बात करता है सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इसके बारे में क्या दे रखा है ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है हमें कि फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर दे रखा है कि जो भी पार्टनर है, 2 या 2 से पार्टनर है, मान लो 2 या 2 से ज्यादा, 2 या मोर अगर पार्टनर है तो उनका नाम जो है सब्सक्राइब, जिस नाम से उन्होंने सब्सक्राइब किया गया है उनके नेम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि जो भी फीस रिक्वायर्ड है, एक तो नेम, यानी जो भी पार्टनर है उनका नेम सब्सक्राइब होना चाहिए। दूसरा जो भी फीस है, फीस भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पर दे रखा है कि स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जो भी एडवोकेट है या उस फर्म का, उस पार्टनरशिप का जो भी लीगल एडवाइजर है या सेक्रेटरी है, सीए है, उन सब की एक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट, जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस थी वो फुलफिल की गई है। और यहाँ पर बाय एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम डॉक्यूमेंट, जितने भी रिक्वायरमेंट है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी इस एक्ट के अंदर है वो सब यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि नेम ऑफ एलएलपी, उसका बिजनेस कहाँ पे है, रजिस्टर ऑफिस क्या है। वैसे ही जैसे कंपनी का नेम रजिस्टर कराते हैं तो हमें बताना पड़ता है कंपनी क्या है, कौन मेंबर है, कितने मेंबर है, उनका एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। ऐसे ही फर्म के बारे में भी सेक्शन 11 में देंगे। अब यहाँ पर दे रखा है सेक्शन 12 के अंदर की जो इनकॉर्पोरेशन होगा वो बाय रजिस्ट्रेशन होगा, बाय रजिस्ट्रेशन होगा। इसका क्या मतलब है कि जब भी रिक्वायरमेंट जो भी सेक्शन 11 में दे रखा है कि अगर आपको फर्म को इनकॉर्पोरेट कराना है तो पहले जो नीडी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। अगर आपने वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी तो वहां पर दे रखा है कि वी शैल इम्पोज द नोट कंपेयर विद विद इन 14 डेज के अंदर अंदर आपको क्या हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर हो जाएंगे। यानी आपकी फर्म की इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट अगर सबमिट हो गए तो विद इन 14 डेज आपका रजिस्टर हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा इनकॉर्पोरेशन का।
ठीक है, सेक्शन 12 के अंदर ये मेंशन है। अब आ जाइए यहाँ पर, रजिस्ट्रार एक्सेप्ट भी करेगा जो भी स्टेटमेंट डिलीवर की गई है, साथ ही साथ उसके अंदर सफिशिएंट एविडेंस भी होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं हमारी तरफ से ट्रू है, फेयर है, ये स्टेटमेंट भी आप वहां पर देंगे। जो सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया जाएगा उसके ऊपर ऑफिशियल सील भी होगी, उसी को ही एविडेंस माना जाएगा कि LLP इनकॉर्पोरेट हुई है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। अब कहता है कि क्या आप रजिस्टर ऑफिस या LLP का नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे क्या हम कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं, तो LLP का यहाँ पर दे रखा है ऑफिस और नेम को क्या चेंज किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है। किन केसेस में किया जा सकता है, पहली बात यहाँ पर कह रहा है कि जो भी यहाँ पर रजिस्टर ऑफिस होगा रजिस्ट्रार के पास, जिस नाम से आपकी फॉर्म को रजिस्टर किया जाएगा उसके अंदर जो रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होगा, जितनी भी सर्विसेज होंगी डॉक्यूमेंट की, नोटिस की, रजिस्ट्रार के थ्रू या ट्रिब्यूनल के थ्रू, सभी उस एड्रेस पर दी जाएंगी। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर जो LLP अगर चेंज करना चाहती है द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस, तो वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस फाइल करेगी, साथ ही साथ कंडीशन भी मेंशन करेगी कि किस वजह से उसे अपना नाम चेंज करना है। ठीक है, अगर LLP कॉन्ट्रावेंशन करती है किसी भी प्रोविजन का रिगार्डिंग टू द चेंज ऑफ द नेम ऑफ LLP, तो हर पार्टनर वहां पर 500 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनलाइज किया जाएगा और मैक्सिमम 50,000 तक की पेनल्टी उन पर लग सकती है। अब जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी 14 के अंदर, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दे रखा है इसका इफेक्ट। अब वो भी स्यू कर सकती है अगर उसके साथ कोई डिफॉल्ट करता है, और अगर वो कॉन्ट्रावेन करती है तो उसके ऊपर भी स्यू हो सकता है। उसके बाद वो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी को, भले ही टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। उसकी कॉमन सील भी होती है, वो उसका भी यूज कर सकती है। एंड डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एट बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट लीगली काम करती है, वो भी सारे काम कर सकती है। 15 में दे रखा है यहाँ पर नेम का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि अगर आपकी फर्म जो है लिमिटेड लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो आपको अपनी फर्म के नाम के साथ लास्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है सेक्शन 15 में नेम का मतलब है कि अगर आपकी फर्म जो है लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है तो नेम, यहाँ पर फर्म के नेम के लास्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो है लिमिटेड लाइबिलिटी वाली फॉर्म है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 15। और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है 16, सेक्शन 16, ये और समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सेक्शन 16, 17, 18, 19 एंड 20। सेक्शन 16 बात करता है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर मान लो फर्म डिसाइड कर लेती है, अभी फर्म जो है इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, फर्म बनने वाली है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी फर्म को इस नाम से बनाएंगे, तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके अपने नेम को रिजर्व कर रख सकती है, अपना नेम दे देगी कि हम एक LLP बनाने जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, उसका नाम हम ये रखना चाहते हैं, तो आप इस नेम को रिजर्व कर लीजिए। रिजर्व का मतलब होता है कि फिर वो नाम किसी और फर्म को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर अथॉरिटी मतलब पार्टनर्स होंगे अपना नेम देंगे, यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, साथ ही साथ फीस भी लगाएंगे। और यहाँ पर दे रखा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसकी अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नेम को रिजर्व कर लिया जाएगा। एक बार अगर नेम रिजर्व हो गया तो दोबारा उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर नेम फॉर द पीरियड ऑफ, और कोई भी नाम जो है 3 मंथ्स तक की रिजर्व किया जा सकता है। अब आपने नेम रिजर्व करा दिया, आपने 6 महीने तक फॉर्म ही नहीं बनाई, तो वो नेम रिजर्व तो नहीं रह सकता, तो यू हैव लिमिटेशन पीरियड फॉर रिजर्व योर नेम 3 मंथ्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 16। 17 के अंदर दे रखा है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार करना। अब आपने कोई ऐसा नाम दे दिया वो ऑलरेडी किसी फर्म का नाम है या किसी फर्म की रिजेम्बलेंस की तरह है, किसी से मिलता जुलता है, या वो जो नाम जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे नाम को जो है आप रिजर्व नहीं करा सकते, रजिस्टर नहीं करा सकते। तो उसके लिए आपको जो है अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां आपको डायरेक्ट करेगी कि रेक्टिफाई कीजिए अपने नेम को, चेंज कीजिए, या तो वो खुद जो है नेम चेंज करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको जो है अगर कोई नाम जो है वो देगी। जैसे ही LLP अपना नेम चेंज करेगी उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाएगा कि हमने अपनी फर्म का नाम चेंज कर लिया है। उस नोटिस के साथ गवर्नमेंट का ऑर्डर भी दिया जाएगा कि ये नेम हमने गवर्नमेंट के ऑर्डर के कहने पर चेंज किया है। अगर कोई भी यहाँ पर LLP डिफॉल्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई किसी भी यहाँ पर डायरेक्शन का, तो वहां पर रजिस्ट्रार क्या करेगा, खुद से एक नया नेम उनको इशू कर देगा और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेश सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन
17 तक। इसके बाद जो हमारे सेक्शन है 22 से स्टार्ट है फ्रेंड्स, ये सेक्शन हमारे आप पार्टनर और उनका रिलेशन कैसा होगा, इससे रिलेटेड सेक्शन हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और नहीं भी आई तो आप फिर से देखिएगा, आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। आज की क्लास में हमने वो सारी टर्म्स की जो आने वाले सेक्शन में रेलिवेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।